चलिए दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। उम्मीद है कि आपको शादी एक इश्क शुरत की कहानी पसंद आ रही होगी। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं कि कहानी आपको कैसी लगी। और दोस्तों, बाकी कहानियों को भी अपना प्यार दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। CH 246 ज्योति ने किया अंश को किस। ज्योति को इस तरह खुद की किस में खोए देख अंश एकदम से उसे दूर हुआ और बिना कुछ कहे या सुने बेड से उठ के सीधा बाथरूम की तरफ बढ़ गया। वही ज्योति जो अंश की किस में डूब रही थी। अंश के अचानक ऐसे उठ के जाने पर ज्योति भी रियलाइज हुआ कि उनसे अभी भावनाओं में बहे के अंश से क्या पूछ लिया, और अंश का अचानक उसे किस करना, ये सोचते ही ज्योति के हाथ अपने आप ही अपने होठों पर चला गया। ज्योति अपने होठों को छू के कुछ पल शांत सी बैठी रही, फिर अपने चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान लाकर आहान की तरफ देखती ही, जो अब भी सो रहा था। वही बाथरूम में अंश वॉश बेसिन के पास खड़ा होके अपना चेहरे को बार बार ठंडे पानी से धो रहा था। अपने चेहरे को ठंडे पानी से धोने के बाद अंश अपने सामने लगे मिरर में खुद के अक्ष को देखने लगा। कुछ पाल खुद को देखने के बाद अंश के दिमाग में अभी थोड़ी देर पहले का सीने घूमने लगा, जब उसने ज्योति को बिना सोचे समझे किस कर दिया था। कैसे? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? अब वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी? मैं ये बहुत गलत में। मैं अब उसे फेस कैसे करूँगा? अब अंश के दिमाग में यही सब चलने लगा था, और कुछ पल वैसे ही खड़े रहने के बाद अंश नहाने चला जाता है। आगे करीब 1 घंटे बाद अंश बाथरूम के डोर के पास खड़ा ये सोच रहा था कि वो कमरे में जाए या नहीं। यही सब सोचते हुए अंश को डोर पर खड़े 10 मिनट हो गए थे, लेकिन उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे अब ज्योति के सामने जाने में बहुत अजीब लग रहा था। काफी देर तक सोचने के बाद अंश हिम्मत के करके बाथरूम का डोर ओपन करता है और कमरे में आया है। अंश जब कमरे में आया तब उसे ज्योति कमरे में नहीं दिखी। ज्योति को कमरे में ना पाकर अंश थोड़ा रिलैक्स हुआ और जल्दी से क्लोसेट में चला गया। करीब 15 मिनट बाद अंश अपना बिजीनिश सूट पहने क्लोसेट से अपनी टाई बांधते हुए बाहर आ रहा था। उसका पूरा ध्यान इस वक्त अपने गले में लटक रही टाई पर था। तभी अचानक वो किसी से टकरा गया। आउच! अंश के कानों में अचानक ज्योति की आवाज पड़ी, जो अपना सर सहला रही थी। ज्योति की आवाज सुन अंश अपना सर उठा के ज्योति को देखने लगा, जिसने इस वक्त एक रेड पटियाला सूट पहने उसके सामने खड़ी अपने सर को सहला रही थी। ज्योति अपना सर सहला के सर उठा के अंश की तरफ देखती है, जो इस वक्त ब्लैक बिजनेस सूट पहने अपने अंध बनी टाई के साथ खड़ा उसे ही देख रहा था। अंश और ज्योति की नजरें जैसे ही आपस में मिली, दोनों कुछ पल एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हुई किसकी याद आते ही अंश और ज्योति अपनी अपनी नजरें फेर लेते हैं, लेकिन अपनी जगह से नहीं हटते। दोनों चुपचाप खड़े इधर उधर देख रहे थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो एक दूसरे से कहे तो क्या कहे। कुछ देर खड़े रहने के बाद अंश बिना ज्योति पर ध्यान दिए उसकी साइड से निकलता है, लेकिन उसी वक्त ज्योति भी दूसरी तरफ से जा रही थी, जिसे एक बार फिर दोनों आपस में टकरा गए। ज्योति के वापस टकराने पर अंश एक कदम पीछे हट गया और डोर से एक तरफ हट के ज्योति को जाने की जगह देता। वही ज्योति अपना सर सहलाते हुए एक नजर अंश को देखती ही और क्लोसेट की तरफ बढ़ जाती है। करीब 5 मिनट बाद ज्योति जब तैयार होके बाहर, तब उसकी नजर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होके इरिटेट हो चुके अंश को देखती है, जो गुस्से से अब टाई को घूर रहा था। अंश को टाई को घूरते देख ज्योति भी चल के उसके पास जाकर खड़ी हो गई। धीरे से बोली, क्या हुआ? ओह! अंश जो अपनी टाई को घूर रहा था। ज्योति की आवाज सुन वो अपना सर घुमा के अपने सामने खड़ी ज्योति को देखता है, जो उसे ही देख रही थी। कुछ नहीं, मैं देख लूंगा। अंश ज्योति से अपनी नजरें फेर के वापस अपनी टाई बांधते हुए बोला, लेकिन अंश से टाई बंध ही नहीं रही थी, जिसकी वजह से उसकी बोहें गुस्से में आपस में मिल रही थी। मैं हेल्प करूं? ज्योति अंश के चेहरे पर आ रहे गुस्से के भाव को देखकर वापस बोली, मैंने तुमसे से हेल्प मांगी। अंश जो गुस्से में अपनी टाई बांध रहा था, ज्योति के ऐसे पूछने पर वो गुस्से में ज्योति की तरफ देखकर एकदम से बोला,
अंश के ऐसे रुडली बात करने पर ज्योति का मुंह बन गया और वो अंश के साइड से कंघी उठा लेती है और अपने बाल बनाने लगी। थोड़ी देर में ज्योति अपने बाल बना के और तैयार होके एक बार फिर अंश को देखती है, जो अभी भी अपनी टाई से जूझ रहा था। अंश जी में बांध दूं? ज्योति एक बार फिर बोली। ज्योति के वापस पूछने पर अंश अपना सर उठा के ज्योति की तरफ देखता, फिर अपनी टाई को देखकर बोला, तुमने बांधनी आती है डॉट? अंश के ऐसे पूछने पर ज्योति अपना सर हाँ में हिला के बोली, हाँ, ओम की टाई हमेशा में ही बांधती हूँ, मुझे आता है इसे बांधना। ज्योति की बात सुन अंश एक नज़र अपने गले में लटक रही टाई को देखता है, फिर एक नज़र टाइम की तरफ जहाँ 8 बज चुके थे। टाइम को देख अंश एक गहरी सांस छोड़ता है, फिर ज्यादा ना सोचते हुए जाके ज्योति के सामने खड़ा हो गया और अपना सर दूसरी तरफ फेर के अपने हाथ जेब में डाल के खड़ा हो गया। अंश को आपने सामने आकार खड़ा होते देख ज्योति के होठों पर मुस्कान आ गई और वो आगे बढ़ के अंश के गले में बंधी टाई को देखने लगी, जिसमें पहले ही 5-6 गांठ बंधी हुई थी। उन्हें देख ज्योति अपना सर नामे हिला देती है और अपने हाथ आगे बढ़ा के उसकी टाई खोलने लगी। अंश की टाई खोलने के बाद ज्योति थोड़ा और अंश के करीब हुई और अपने पंजों पर खड़ी होके अपना चेहरा अंश के चेहरे के सामने ले जाती है और उसकी टाई बांधने लगी। वही अंश जो अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर के खड़ा था। ज्योति का चेहरा अपने सामने आने पर वो अपनी नजरें टेढ़ी करके ज्योति के चेहरे को देखने लगा, जिसका इस वक्त पूरा फोकस उसकी टाई बांधने पर था। अंश जो ज्योति को चोर नजरों से देख रहा था, उसे पता ही नहीं चला कब उसका चेहरा दूसरी तरफ से ज्योति के चेहरे के सामने आ गया और वो ज्योति के घेरे में खोते हुए उसे एक टक देखने लगा। ज्योति ने आज एक रेड सूट पहना था, जिसमें उसका गोरा रंग निखार के दिख रहा था। एक सिंपल छोटी मांग में सिंदूर, माथे पर छोटी सी बिंदी, होठों पर रेड लिपस्टिक और कानों में मीडियम साइज झुमके ज्योति इस वक्त बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। वही अंश जो ज्योति के चेहरे में खो रहा था, उसकी नजरें ज्योति की आंखों से होते हुए उसके होठों पर जाके अटक गई। ज्योति के रेड लिपस्टिक से सने उसके होठ अंश को एक बार फिर से उन्हें अपने होठों से चूमने को इनवाइट कर रहे थे। ज्योति के होठों अंश को उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा थे। उसके दिमाग में वापस सुबह वाली किस याद आने लगी, जिसे याद करके उसे ज्योति के होठों का स्वाद एक पाल को अपने होठों पर ही फिल होने लगा। अंश का मन वापस से ज्योति के होठों का स्वाद अपने होठों से लेने को होने लगा और यही सब सोचते हुए अंश अपना सालाइब गटकता है और ज्योति के होठों को देखते हुए वो बेख्याली में धीरे धीरे ज्योति के होठों की तरफ झुकने लगा। वही ज्योति जिसका पूरा फोकस अंश की टाई पर था, वो अपने होठों पर एक छोटी सी स्माइल लेकर एकदम से अंश से दूर होके उसकी तरफ देखकर बोली हो गया। ज्योति की आवाज सुन अंश जो उसके होठों की तरफ बढ़ रहा था, वो अपनी जगह पर रुक गया और अपनी नजरें उसके होठों से हटा के ज्योति को देखने लगा, जो उसे अब बहुत अजीब ढंग से देख रही थी। अंश की गर्दन ज्योति की तरफ झुकी हुई थी, जिसका साफ साफ मतलब था कि अंश ज्योति को किस करने की कोशिश रहा था। ज्योति को अपनी तरफ इस तरह देखता देख अंश जल्दी से सीधा खड़ा हो गया और अपना सर इधर उधर घुमा के हकला के बोला थे, बैंक, थैंक्स। इतना बोल के अंश चुप हो गया और अपनी टाई टिक करने का नाटक करने लगा। उसे अब ज्योति की तरफ देखने में बहुत शर्म सी महसूस हो रही थी, इसलिए वही ज्योति उसके लिए ये सिचुएशन बहुत अकबड़ हो गई थी, क्योंकि वो तो बस अंश की टाई बंद रही थी। उसे तो अंश के इंटेंशन पता ही नहीं थे कि वो उसे किस करने वाला था। अगर वो थोड़ी सी देर और लगाती उसकी टाई बांधने में, तो इस वक्त इन दोनों की सिचुएशन कुछ और होती। यही सोचते हुए ज्योति के तो कान लाल पड़ने लगे। वो अंश की तरफ देखती ही, जो अब भी अपनी टाई को देख रहा था। आई थिंक हमें नीचे चलना चाहिए, सब हमारा वेट कर रहे होंगे, ज्योति धीरे से बोली। तुम जाओ, मुझे थोड़ा काम है, मैं वो फिनिश करके आऊंगा। अंश ज्योति के बोलने एक नजर उसे देखकर बोला। अंश की बात सुन ज्योति अपना सर हाँ में हिला के अपने छोटे छोटे कदम भर के कमरे की बाहर की तरफ जाने लगी, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। ज्योति कमरे के डोर तक पहुंच के पीछे घूम के अंश की तरफ देखती ही
जो किसी से फोन पर बात कर रहा था। अंश को देख ज्योति के दिमाग में यही चल रहा था कि वो जाए या ना जाए। थोड़ी देर तक यही सोचने के बाद ज्योति अपना सर ऊपर उठा के हाथ जोड़ के बोली, भगवान जी संभाल लेना। इतना बोल के ज्योति वापस कमरे में आई और अंश के पास जाकर अपने पंजों को बल खड़ी होके ज्योति बिना अंश को मौका दिए उसके गाल पर अपने होठों को रख उसे एक सॉफ्ट किस करके उसे दूर होते हुए जल्दी से बोली, आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो। इतना बोल के ज्योति बिना अंश की तरफ देखे भाग के कमरे से निकल गई। वही बेचारा अंश जो अपने फोन पर बिजी था, ज्योति के अचानक किस करने और उसकी बात सुनके वो तो अपनी जगह पर सुनसा खड़ा रह गया। उसे तो समझ ही नहीं आया अचानक उसके साथ हुआ क्या। ज्योति के जाने के बाद अंश अपना सर घुमा के एक नजर डोर की तरफ देखता है जहां से अभी अभी ज्योति कमरे के बाहर गई थी। फिर अपने गाल को छू कर देखता जहां ज्योति उसे किस करके गई। कुछ पल शांत खड़े रहने के बाद अंश के होठों पर एक छोटी सी स्माइल आ गई और वो अपने दोनों हाथ जेब में डाल के अभी थोड़ी देर पहले ज्योति की हरकत पर अपना सर हिला के मुस्कुरा देता है। वही ज्योति भाग के कमरे से बाहर निकली थी। वो बिना रुके सीधी किचन में जाके अपने सीने पर रख के अपनी बढ़ती धड़कनों को और अपनी सांसों को काबू करने की कोशिश करने लगी। ज्योति का चेहरा इस वक्त किसी कश्मीर सेब की तरह लाल पड़ रहा, लेकिन इस वक्त उसके होठों पर भी एक छोटी सी स्माइल थी। थोड़ी देर में ज्योति खुद को शांत करके अपना सर उठा के सामने देखती, जहां सामने जानवी अपने दोनों हाथ बंधे खड़ी उसे ही शरारत से मुस्कुराते हुए देख रही थी। जानवी को अपनी तरफ ऐसे मुस्कुराते देख ज्योति हड़बड़ा गई और जल्दी से बोली, दिया आप कब आए? ओह, मैं तो शुरू से यही हूँ, तुम बताओ तुम कहाँ से ये कश्मीरी सेब की तरह एकदम लाल लाल बन के आ रही हो? अंश के कुछ किया क्या? जानवी ज्योति के करीब जाते हुए शरारत से बोली, कुछ नहीं वो तो मैं बस ऐसे ही, ऐसा कुछ नहीं जैसे आप समझ रही हो। ज्योति वापस हकला के बोली, लेकिन मैंने तो अभी कुछ समझा ही नहीं, तो फिर तुम्हारी हालत क्यों गड़बड़ा रही हो? अगर अंश ने कुछ किया भी है तो बता दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। जानवी ज्योति को हकलाते देख हंस के बोली, दी ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस ऐसे है भाग के आई हूँ, इसलिए चेहरा लाल पड़ रहा है। कोई नहीं कोई। शादी के कुछ दिनों बाद में भी ऐसे ही भाग के खींचने में आती थी। जानवी वापस हंस के बोली। इस बार ज्योति भी जानवी की बात सुन हंस दी। थोड़ी देर में दोनों साथ में मिलके ब्रेकफास्ट तैयार कर देती है और थोड़ी ही देर सभी लोग एक एक करके डाइनिंग टेबल पर आके अपनी अपनी जगह पर आकर बैठ गए। अंश भी पूरा तैयार होके अपने हाथ में अपना लैपटॉप बैग लेकर नीचे आया और उसे टेबल पर रख डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। ज्योति जो तब से एकदम नॉर्मल घूम रही थी, अंश के आते ही ज्योति के पैर मानो किचन में जम गए। वो किचन में खड़ी होके अपने नाखून को अपने दांतों के बीच दबा के यही सोच रही थी कि अब वो बाहर जाए या नहीं, क्योंकि उसने जो थोड़ी देर पहले हरकत की थी उसकी वजह से उसे अंश के सामने जाने में बहुत शर्म आ रही थी। 11 ज्योति, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? चलो बाहर, सभी ब्रेकफास्ट पर तुम्हारा वेट कर रहे हैं। जानवी किचन के अंदर आते हुए बोली। जानवी की बात सुन ज्योति एकदम से अपनी सोच से बाहर आई और उसकी तरफ देखकर धीरे से बोली, दी आज मेरा ब्रेकफास्ट करने का मन नहीं है, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं लग रही। आप एक काम कीजिए, ये बाउल आप भी बाहर ले जाइए, मैं यही ठीक हूँ। तबीयत ठीक नहीं है? अचानक क्या हुआ? तबीयत को अभी तक तो तुम एकदम ठीक थी। ज्योति की बात सुन जानवी उसके सर को छूते हुए बोली, पता नहीं अचानक पेट में दर्द सा होने लगा। ज्योति बिना सोचे समझे बोली। ज्योति की बात सुन जानवी अजीब नजरों से देखने लगी और कुछ सोचते हुए अपने छेड़े पर नॉटी स्माइल आकर बोली, ये दर्द सिर्फ पेट दर्द है या कुछ और? जानवी के ऐसे पूछने पर ज्योति जानवी की तरफ कंफ्यूज से देखने लगी और उसकी बात को समझने की कोशिश करने लगी। अनटाइटल्ड चैप्टर। ज्योति, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? चलो बाहर, सभी ब्रेकफास्ट पर तुम्हारा वेट कर रहे हैं। जानवी किचन के अंदर आते हुए बोली। जानवी की बात सुन ज्योति एकदम से अपनी सोच से बाहर आई और उसकी तरफ देखकर धीरे से बोली, दी आज मेरा ब्रेकफास्ट करने का मन नहीं है, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं लग रही। आप एक काम कीजिए, ये बाउल आप भी बाहर ले जाइए, मैं यही ठीक हूँ।
तबीयत ठीक नहीं है। अचानक क्या हुआ? तबीयत को अभी तक तो तुम एकदम ठीक थी। ज्योति की बात सुन जानवी उसके सर को छूते हुए बोली, पता नहीं अचानक पेट में दर्द सा होने लगा। ज्योति बिना सोचे समझे बोली। ज्योति की बात सुन जानवी अजीब नजरों से देखने लगी और कुछ सोचते हुए अपने छेड़े पर नॉटी स्माइल लाकर बोली, ये दर्द सिर्फ पेट दर्द ही, ये कुछ और? जानवी के ऐसे पूछने पर ज्योति जानवी की तरफ कंफ्यूज से देखने लगी और उसकी बात को समझने की कोशिश करने लगी। आगे ज्योति जानवी की बात सोच ही रही थी, तभी ज्योति के दिमाग के रूही की बात याद की। पहली बार में सभी को पेट कमर दर्द होता ही, लेकिन बाद में आदत हो जाती है। इतना याद आते ही ज्योति अपनी आंखें बड़ी करके जल्दी से बोली, ऐसा कुछ नहीं है दी, मेरे पेट में कोई दर्द नहीं हो रहा। अच्छा तो फिर ब्रेकफास्ट करने के लिए बाहर क्यों नहीं जा रही? जानवी पूछती है। जानवी के ऐसे पूछने पर अब ज्योति चुप हो गई और अपना सर झुका लेती ही उसके कान भी हल्के हल्के लाल पड़ने लगे थे। वो दी वो मैंने, आज वो इन्हें वो मैंने की किस किया? इतना बोल के ज्योति चुप हो गई। वही ज्योति के इतना बोलते ही जानवी एकदम से चिल्ला के बोली, क्या तुमने अंश को किस किया? ओह! जानवी के इतना तेज बोलने पर ज्योति उसे अपने होठों पर उंगली रख धीरे बोलने को बोलती है। दी क्या कर रही हो? बाहर सब है, आप इतना तेज बोलोगी तो सभी सुन लेंगे। ज्योति धीरे से बोली। ज्योति के धीरे बोलने पर जानवी भी धीरे से उसके करीब जाते हुए बोली, लेकिन ये हुआ कब? ओह, वो आज सुबह जब अंश जी ऑफिस के लिए तैयार हो रहे थे। ज्योति बोली। OMG, मुझे नहीं पता था तुम में इतनी देरिंग होगी कि तुम शेर की गुफा में जाके उसे चूमाओ। जानवी ज्योति के कंधे पर अपनी एल्बो टिकाते हुए बोली, हंस के बोली। जानवी के ऐसे बोलने पर ज्योति शर्म से अपना सर झुका लेती है। उसके घेरे की रंगत धीरे धीरे बदलने लगी। देखो देखो, कोई कितना ब्लस कर रही है, हुम। किसी बिस्सी जानवी शरारत से हंसते हुए ज्योति से बोली। वही जानवी को खुद के छेड़ने पर ज्योति शर्म से मुस्कुरा रही थी। वैसे मुझे ये बताओ, तुमने अंश को किस कैसे किया? मेरा मतलब तुम्हें अचानक अंश को किस करने की क्या सूझी, और अंश ने तुम्हें कुछ कहा कि नहीं? ओह, जानवी पूछती है। वो मैंने आज इनकी टाई बांधने में हेल्प की थी, एटसेट्रा। ज्योति जानवी को सारी बात बताती है और बात खत्म होते ही ज्योति जानवी की तरफ देखती है, जो उसकी तरफ गुस्से में घूर रही थी। क्या हुआ? जानवी को अपनी तरफ गुस्से में घूरते देख जानवी धीरे से बोली, तुम पागल हो? अपने पति को गाल पर किस कौन करता है? जानवी गुस्से में बोली। जानवी को खुद के ऊपर गुस्सा करते देख ज्योति बेचारी शकल बना के धीरे से बोली, गाल पर नहीं तो कहाँ करती? अरे पागल, किस करना ही था तो अंश के होठों पर करती, गाल पर किस? सीरियसली, गाल पर किस कौन करता ही? यार, किस किया तो होठों पर करती, लेकिन गाल पर? जानवी ज्योति को गुस्से में घूर के बोली। जानवी के ऐसे बोलने पर ज्योति स्लेव से टिक गई और बेचारी शकल बना लेती है। मुझे क्या मालूम कहाँ किस करना था, मुझे तो जल्दी जल्दी जहाँ जगह मिली वहाँ किस करके मैं तो कमरे से भाग आए। मुझे यही डर लग रहा था कि कहीं अंश जी मुझे डांट ना दे और सभी घर वालों के सामने एम्बरिश होना पड़े। ज्योति छोटा सा मुंह बना के बोली। लेकिन जानवी, ज्योति कहा हो बेटा, हम सब तुम्हारा कब से वेट कर रहे हैं, आ जाओ। जानवी अभी कुछ बोल पाती उसे पहले ही सुजाता की आवाज उन दोनों के कानों में पड़ी। सुजाता के बुलाने पर जानवी अपनी बात अधूरी छोड़ देती है और ज्योति को अपने साथ खिंच खांच के बाहर डाइनिंग टेबल पर लेकर आती और उसकी जगह पर बैठा देती है। ज्योति अपनी जगह पर बैठ के अपनी गर्दन झुकाए चुपचाप बैठी, जल्दी जल्दी अपना ब्रेकफास्ट खत्म कर रही थी ताकि वो जल्दी से उठ के अंश के सामने से चली जाए। वही अंश जो ज्योति के सामने बैठा हुआ था, उसकी नजरें अपने सामने बैठ के जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट कर रही ज्योति पर थी। उसे इस वक्त ज्योति पर बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी, क्योंकि वो भी समझ रहा था ज्योति उसे नजरें न मिलान पड़े, इसलिए जल्दी जल्दी अपना ब्रेकफास्ट खत्म कर रही थी। थोड़ी देर में अपना ब्रेकफास्ट खत्म करके ज्योति सबसे पहले उठके की किचन में भाग गई और उसे ऐसे जाते देख
अंश के होठों पर छोटी सी स्माइल आ गई, जिसे जानवी ने नोटिस किया था। ब्रेकफास्ट करने के बाद सभी लोग अपने अपने काम पर निकल गए। दूसरी तरफ कपूर मेंशन में रोहन का कमरा। रोहन के कमरे में इस वक्त यहाँ वहाँ रोहन और रूही के कपड़े एकदम दूसरे में उलझ के जमीन पर पड़े हुए थे। वही बेड की हालत इस वक्त कुछ ठीक लग नहीं रही थी। बेड के पिलो नीचे डले हुए थे, ब्लैंकेट आधा बेड से नीचे लटक रहा था और आधा बेड के ऊपर रोहन और रूही को छुपा रहा था, जो इस वक्त बेड पर एक दूसरे से एकदम नेग लिपटे हुए थे। उन दोनों की हालत इस वक्त ऐसी थी कि उन्हें अगर देख ले तो शर्म भी शर्मा के चली जाए। रोहन और रूही दोनों इस वक्त दुनिया से बेखबर होके अपनी दुनिया में सो रहे थे। नोक 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 नोक। वो दोनों अभी अपनी दुनिया में सुकून सो ही रहे थे, तभी उनके कमरे के बाहर किसी ने नोक किया। नोक होने की आवाज सुनके रूही की नींद थोड़ी कच्ची होने लगी और वो नींद में ही अपना चेहरा रोहन के सीने में छुपाने लगी। लेकिन बाहर खड़ा इंसान वो कहाँ मानने वाला था, वो भी लगातार डोर नॉक किए जा रहा था। काफी देर तक नॉक होने की आवाज से इरिटेट होके रूही अपनी जगह पर एकदम से उठ के बैठ गई और डोर की तरफ घूरने लगी, जहां अभी भी कोई नॉक कर रहा था। ये श्रेय की बच्ची सुबह सुबह आ गई, मेरी नींद हराम करने। एक तो इसमें मुझे पूरी रात सोने नहीं दिया, अब सुबह ये मुझे जगाने आ गई, हद है। इतना बोलते हुए रूही खुद को रोहन की पकड़ से आजाद करवाती है और एक बाथरॉब पहन के बिन खुद को एक बार भी मिरर में देखे वो डोर की तरफ बढ़ गई। कुत्ती, तुझे सुबह सुबह क्या कहा दादी? रूही डोर ओपन करके बिना सामने देखे एकदम से चिल्लाई, लेकिन सामने खड़ी दादी को देख उसकी बोलती बंद हो गई। वही सामने खड़ी दादी रूही को ऊपर से नीचे तक देखती है, जिसने इस वक्त सिर्फ एक वाइट बाथरोब पहना हुआ था जो उसके घुटनों तक था। उसके बाल बिखरे हुए, ये होठों पर बस लिपस्टिक के निशान रह गए थे, गले पर रोहन के काटने के निशान। कुल मिला के रूही को कोई भी इस वक्त देखकर कल रात रोहन और उसके बीच क्या हुआ उसका अंदाजा लगा सकता था। दादी जो रूही को देख रही थी, उनके पीछे खड़ी श्रेया जो शरारत से मुस्कुराते हुए अपनी गोद में रेहान को लेकर खड़ी थी। श्रेय को दादी के पीछे खड़ी खुद के ऊपर हंसते देख रूही उसे आंख दिखाती ही तभी उसके कानों में दादी की आवाज पड़ी, दोनों तैयार होके नीचे आओ, मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी है। इतना बोल के दादी वहां से चली गई। दादी के जाने के बाद रूही आगे बढ़ के श्रेया के कंधे पर मारते हुए बोली, तू बता नहीं सकती थी दादी वापस आने वाली है? मैंने सीधी उठ के डोर खोल दिया। अब वो क्या सोच रही होंगी मेरे बारे में? उनके जाने के बाद मैं इतनी देर तक सोती हूँ और ऐसे घूमती हूँ। मुझे खुद सुबह पता चला दादी वापस आ गई है, जभी तो मैं तुझे रेहान को वापस देने आई थी, लेकिन दादी मुझे बीच में मिल गई और रेहान मेरे पास क्यों है पूछने लगी। बोली, हाँ तो बोल देती, कल रात तेरे पास खेलते खेलते सो गया, इसलिए तूने उसे वही सुला लिया और सुबह सुबह उसे वापस लेकर क्यों आई? जब तू और जीजू आपस में टाइम स्पेंड करते हैं, मैं भी सीधे तुम दोनों के नीचे आने के बाद ही श्रद्धिर को वापस देती हूँ ना। रूही श्रेया को घूर के बोली, हाँ लेकिन रेहान रो रहा था इसलिए आई, मुझे थोड़ी मालूम था दादी बीच में मिल जानेगी। श्रेया वापस बोली, छोड़ो यार, एक तो उस पागल ने पूरी रात सोने नहीं दिया, सुबह थोड़ी सी नींद आई कि तुम लोगों ने जगा दिया। अब पता नहीं दादी मुझे क्या क्या सुनाने वाली है। एक तो मेरी हालत देख रूही खुद को श्रेया को दिखाते हुए बोली, 11। श्रेया भी रूही को ऊपर से नीचे देख देख कर मुस्कुरा दी और रेहान को उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, लगता है जल्दी ही हमें दोबारा गुड न्यूज मिल सकती है। रूही रेहान को अपनी गोद में लेकर श्रेया की बात सुन उसे घूर के देखती है, जिसपे श्रेया हंसते हुए बोली, अब आंख मत दिखा और जल्दी से तैयार होके नीचे। इतना बोल के श्रेया अपने कमरे की तरफ बढ़ गई और रूही अपनी गोद में बैठे रेहान को देखने लगी, जो उसकी तरफ ही देख रहा था। तुम ना बिल्कुल अपने बाप पर गए हो, एक मिनट मुझे अकेले नहीं छोड़ सकते? रूही रेहान से बोली। वही रेहान रूही की बात सुन मुस्कुरा दिया। रूही अब रेहान को लेकर कमरे में चली गई। दूसरी तरफ अधीर इस वक्त शर्ट लेस खड़ा फोन से किसी से बात कर रहा था, तभी उसे 2 हाथ अपनी पीठ से चलते हुए अपने सीने पर कसते हुए महसूस हुए, जिन्हें महसूस करते ही अधीर के होठों पर स्माइल आ गई।
वो सामने मिरर में देखता है, लेकिन उसके पीछे श्रेया चुप रही थी। ओके, बाकी मैं ऑफिस आकार बात करता हूँ। इतना बोलते हुए अधीर फोन कट करता है और फोन साइड टेबल पर रख के श्रेया के हाथ, जो उसके सीने पर चल रहे थे, उन्हें पकड़ उसे अपने सामने लाते हुए बोला, क्या बात है बीबी, आज सुबह सुबह बड़ा रोमांटिक होया जा रहा है। इसके बाद जब मैं रोमांस करने के मूड में आता हूँ तो मुझे डांट के भगा देती हो। अब तक अधीर श्रेया को अपने सामने लाके उसकी कमर पर अपने हाथ कस चुका था। अच्छा जी, मुझे तो हमेशा ही आपको प्यार करने का दिल करता ही, लेकिन एक आप हो जो काम में इतना ज्यादा बिजी रहने लगे हो कि आपको उसके आगे अपनी ब्यूटीफुल बीबी दिखती ही नहीं। श्रेया अधीर के गले में अपनी बाहों का हार डालते हुए मुंह बना के बोली। श्रेया की बात सुन अधीर के होठों पर मुस्कान आ गई और वो झुक के श्रेया के होठों पर लाइट किस करते हुए बोला, क्या करूँ जान, अभी हाल ही में मुझे बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, बस उसी वजह से थोड़ा बिजी हूँ। लेकिन जिस दिन मेरा ये काम पूरा हो गया तो याद रखना, तुम्हें 1 महीने तक सोने नहीं दूंगा। अधीर की बात सुन श्रेया मुस्कुरा दी और अपने पंजों के बल खड़ी होके अधीर के गालों पर किस करते हुए बोली, 1 महीना क्यों, मैं तो आपके साथ सारी जिंदगी सोना नहीं चाहती। श्रेया की बात सुन अधीर मुस्कुरा दिया। वही श्रेया अधीर को देख उसे थोड़ी दूर हुई और बेड पर रखे उसके शर्ट को उठा के अधीर को शर्ट पहनने में हेल्प करती ही और आगे आकर एक एक करके उसकी शर्ट के बटन बंद करने लगी। अधीर अपने दोनों हाथ अपनी पॉकेट में डाल के खड़ा श्रेया को देख रहा था, जहां उसका पूरा फोकस उसकी शर्ट के बटन्स पर था। बीबी, अधीर बोला। श्रेया अधीर की शर्ट के बटन बंद करते हुए बोली, मैं कल अमेरिका जा रहा हूँ। अधीर एकदम से बोला। वही अधीर के इतना बोलते ही श्रेय, जो अधीर की शर्ट के बटन बंद कर रही थी, उसके हाथ अपनी जगह पर रुक गए और वो अपना सर उठा के अधीर की तरफ देखती है, जो उसकी तरफ ही देख रहा था। 11 कुछ पल अधीर को देखने के बाद श्रेया अपने होठों पर एक नॉर्मल स्माइल आकर बोली, तो क्या हुआ, हर बार की तरह 2-3 दिन में वापस तो आ ही जाओगे आप। इतना बोल के श्रेया वापस अधीर की शर्ट के बटन बंद करने लगी। वही अधीर श्रेया की बात सुन कुछ पल चुप रहा, फिर वापस बोला, टाइम का कुछ पता नहीं है बीबी, मुझे वहाँ 3 दिन लगेंगे या 3 महीने। इतना बोल के अधीर चुप हो गया। अधीर के इतना बोलते ही श्रेया वापस अपना सर उठा के अधीर को देखती है, जो बहुत सीरियसली उसे देख रहा था। अधीर को कुछ पल देखने के बाद श्रेया उसके सीने पर एक हल्का सा पंच मारते हुए बोली, आप भी ना मुझे परेशान करने के लिए कुछ भी बोलते हो। मुझे मालूम है आप मुझे छोड़ के 3 दिन तो मुश्किल से जाते हो, 3 महीने तो बहुत दूर की बात है। नहीं बीबी, इस बार मैं मजाक नहीं कर रहा, मुझे वहाँ कितना टाइम लगेगा मुझे खुद नहीं पता, लेकिन आई प्रॉमिस में वहाँ से जल्दी वापस आने की कोशिश करूंगा। इतना बोलते हुए अधीर श्रेया के छेड़े को अपने हाथों में भर लेता है। अधीर के इतना बोलते ही अब श्रेया की आंखों में आंसू आ गए। वही श्रेया की आंखों में आंसू देख अधीर उसे अपने सीने से लगा लेता है और उसे कस के अपनी बाहों की कैद में लेते हुए बोला, जानता हूँ बीबी थोड़ा मुश्किल होगा, अगर मेरा जाना जरूरी नहीं होता तो मैं कभी तुम्हें छोड़ के नहीं जाता, लेकिन आपका ही जाना क्यों जरूरी है, कोई एम्प्लॉय भी तो जा सकता है, अगर कोई एम्प्लॉय नहीं जा रहा तो आप भी नहीं जा सकते, आप अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दीजिए, लेकिन मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। श्रेया अधीर की शर्ट पर अपनी पकड़ कसते हुए सिसकते हुए बोली। वही अधीर श्रेया के सिसकने की आवाज सुन के अपनी आंखें बंद कर लेता है और मन में बोला, सॉरी बीबी, लेकिन मुझे जाना होगा, अगर ये मौका मुझसे छूट गया तो मेरे हाथ से सब निकल जाएगा। CH 248, मुझे छोटू बेबी चाहिए, लेकिन आपका ही जाना क्यों जरूरी है, कोई एम्प्लॉय भी तो जा सकता है, अगर कोई एम्प्लॉय नहीं जा रहा तो आप भी नहीं जा सकते, आप अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दीजिए, लेकिन मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। नहीं बीबी, इस बार मैं मजाक नहीं कर रहा, मुझे वहाँ कितना टाइम लगेगा मुझे खुद नहीं पता, लेकिन आई प्रॉमिस में वहाँ से जल्दी वापस आने की कोशिश करूंगा। इतना बोलते हुए अधीर श्रेया के छेड़े को अपने हाथों में भर लेता है। अधीर के इतना बोलते ही अब श्रेया की आंखों में आंसू आ गए। वही श्रेया की आंखों में आंसू देख अधीर उसे अपने सीने से लगा लेता है और उसे कस के अपनी बाहों की कैद में लेते हुए बोला, जानता हूँ
बीबी थोड़ा मुश्किल होगा। अगर मेरा जाना जरूरी नहीं होता तो मैं कभी तुम्हें छोड़ के नहीं जाता। लेकिन आपका ही जाना क्यों जरूरी है? कोई एम्प्लॉय भी तो जा सकता है। अगर कोई एम्प्लॉय नहीं जा रहा तो आप भी नहीं जा सकते। आप अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दीजिए। लेकिन मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। श्रेया अधीर की शर्ट पर अपनी पकड़ कसते हुए सिसकते हुए बोली। वही अधीर श्रेया के सिसकने की आवाज सुन के अपनी आंखें बंद कर लेता है और मन में बोला, सॉरी बीबी, लेकिन मुझे जाना होगा। अगर ये मौका मुझसे छूट गया तो मेरे हाथ से सब निकल जाएगा। आगे थोड़ी देर में अधीर श्रेया को जैसे तैसे चुप करके और समझा के उसे अपने साथ नीचे ले आया, जहां उन दोनों की नजर दादी पर पड़ी, जो हॉल में सोफे पर बैठी थी, और उनके पास रूही अपनी गोद में रेहान को लेकर खड़ी थी। वही रोहन वो अपने कान पकड़े उठक बैठक लगा रहा था। अधीर, श्रद्धिर और श्रेया तीनों नीचे आके दादी के पास आए। अधीर आगे बढ़ के दादी के पैर छूते हुए बोला, आप वापस कब आए दादी? दादी अधीर के सर पर हाथ फेरते हुए मुस्कुरा के बोली, आज सुबह ही आई। दादी, दिस इज नोट फेयर। आप भाई को हमेशा मुझे ज्यादा प्यार करती हो। रोहन, जो तब से उठक बैठक लगा रहा था, वो रुक के बोला। रोहन की बात सुन दादी अपने हाथ में पकड़ी छड़ी से उसे मारते हुए बोली, क्या कहा? तेरी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की? ठेर जा तू नालायक। पहले तो उल्टी सीधी हरकतें करता है, फिर मुझे बोलता है। आओ दादी, लेकिन मैंने किया क्या? आप तब से बस मुझे डांटे जा रही हो। बता। कुछ नहीं रही। रोहन अपनी जगह पर उछलते हुए बोला। क्या बताओ तुझे? मुझे रूही ने सब बता दिया। तू मेरे जाने के बाद क्या क्या करता था घर पर? तुझे थोड़ी भी शर्म आती है? दादी रोहन को आंख दिखा के बोली। आपके जाने के बाद मैंने इस पे कौन सी बंदूक चला दी जो आप मुझे उठक बैठक करवा रही हो? रोहन रूही की तरफ देखकर बोला। वो तू अपनी बीबी से ही पूछना तूने क्या किया है और क्या नहीं। इतना बोल के दादी श्रेया की तरफ देखती ही, जिसका चेहरा उतरा हुआ था। क्या हुआ श्रेया बेटा? तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा उतरा लग रहा है? तुम्हें भी अधीर ने परेशान किया क्या? बताओ, मैं इसकी भी क्लास लूं फिर? दादी अधीर को घूर के बोली। दादी के ऐसे बोलने पर सब श्रेया की तरफ देखने लगे, जिसकी शकल पर 12 बजे हुए थे। नहीं दादी, वो बस ऐसे है। आप सब चलिए, मैं ब्रेकफास्ट देखती हूँ। इतना किचन की तरफ बढ़ गई और सब उसे ऐसे जाते देखते रह गए। बोल के श्रेया। अधीर बेटा क्या हुआ श्रेया को? डोट दादी अधीर से पूछती है। दादी, वो मैं कल अमेरिका जा रहा हूँ। अधीर दादी के पास बैठते हुए बोला। हाँ, तो इसमें इतना दुखी होने वाली कौन सी बात है? क्या श्रेया का भी तेरे साथ जाने का मन है? अगर है तो उसे भी ले जा। देख बेचारी का कैसे चेहरा उतर गया है। दादी बोली। नहीं दादी, वो इस बात से नाराज नहीं है। वो इसलिए उसका चेहरा उतर गया है क्योंकि इस बार मेरा कोई टाइम फिक्स नहीं है। मुझे वहाँ कितने दिन लग सकते हैं? हो सकता है मैं कुछ दिनों में वापस आ जाऊं या फिर कुछ महीनों में। अधीर धीरे से बोला। क्या महीने? तू श्रेया को छोड़ के महीने भर के लिए जा रहा है? दादी चौंके बोली। दादी के पूछने पर अधीर धीरे से अपना सर हाँ में हिला देता है। लेकिन ऐसा कैसा काम है जिसके लिए तुझे इतना टाइम लग जाएगा? दादी अधीर की तरफ देखकर बोली। हाँ भाई, ऐसा भी क्या काम है जिसके लिए आपको इतने दिनों तक घर से दूर जाना पड़ रहा है? रोहन भी बोला। मैं ऑफिस रिलेटेड वर्क है इसलिए मेरा जाना जरूरी है, वरना मैं खुद नहीं जाता। अधीर बोला। थोड़ी देर तक ऐसे ही बातचीत करते के बाद सभी लोग डाइनिंग टेबल तरफ बढ़ गए और अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। श्रेया भी अधीर के पास आकर अपनी जगह पर बैठ गई, लेकिन वो बस अपनी प्लेट में चम्मच घुमा रही थी। उसने कुछ खखाया नहीं, जो सबसे नोटिस किया, लेकिन कोई कुछ बोला नहीं। थोड़ी देर में सभी ब्रेकफास्ट करके रोहन और अधीर ऑफिस निकल गए और श्रेया अधीर की पैकिंग करने के लिए रूम में चली गई। दूसरी तरफ राज और नेहा का सबसे अलग ही सीन चल रहा था। आजकल वो दोनों अकेले में बहुत कम ही वक्त बिता पाते क्योंकि रानिया अब 2 साल की हो चुकी थी और साथ में बहुत शरारती भी। उसने सारे घर को सर पर उठा के रखा है, खास करके राज को। राज शायद नेहा से ज्यादा रानिया को प्यार करता था, शायद इसलिए वो इतनी शरारती थी। रानिया भी नेहा से ज्यादा अपने पापा से प्यार करती थी। राज जब भी ऑफिस से वापस आता, रानिया हमेशा उसके साथ ही सोती। वो नेहा
और राज को एक दूसरे के करीब आने ही नहीं देती। अगर गलती से भी कभी नेहा नींद में राज को हग कर लेती, ये उसके करीब होने की कोशिश करती, तो रानिया सारा घर सर पर उठा लेती और रोने लगती। बेचारा राज, उसे अपनी प्रिंसेस को चुप करवाने के लिए नेहा को झूठ मूठ का डांटना पड़ता और नेहा से दूरी बना के सोना पड़ता। वही बेचारी नेहा, उसे तो अब खुद पर तरस आने लगा था। आखिरी उसने ना जाने कितने महीनों से ठीक से अपने पति को प्यार नहीं किया था। दूसरी तरफ राज का भी ऐसा ही कुछ हाल था, लेकिन रानिया के चक्कर में वो नेहा को खुद से दूर कर देता। आज का दिन राज ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था, वहीं नेहा भी हॉस्पिटल के लिए तैयार हो रही थी। रानिया इस वक्त नीचे अपनी दादी के पास खेल रही थी। राज, जो इस वक्त अपनी शर्ट पहन रहा था, वो अपनी नजरें पूरे कमरे में घुमा के मुस्कुराया और जल्दी से नेहा के करीब जाके उसे हग करते हुए बोला, बेबी चलो, थोड़ी देर के लिए ही सही हमें अकेले टाइम स्पेंड करने का मौका मिला। वही नेहा, जो इस वक्त अपना सामान बैग में रख रही थी, राज के ऐसे हग करने पर उसके होठों पर स्माइल आ गई। वो भी सीधी खड़ी होते हुए राज की तरफ घूमी और उसके गले में अपनी बाहों का हार डाल के बोली, तो जनाब को आज अपनी बेटी से फुर्सत मिल गई, जो उन्हें अपनी बीबी की याद आ गई कि उनकी एक बीबी है जिसे उसके प्यार की इस वक्त सख्त जरूरत है। राज नेहा के गले में हाथ डालने पर मुस्कुराया और उसे खुद से चिपका के उसकी कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए बोला, क्या करूँ जान, अब रानिया के सामने तो तुम्हें प्यार कर नहीं सकता, चलो ना भी, जब तक वो नीचे अपनी दादी के पास बिजी है, हम इस मौके का फायदा उठाए। राज की बात सुन नेहा मुस्कुराते हुए बिना किसी झिझक की धीरे से अपने पंजों पर कड़ी हुई और उसके होठों की तरफ बढ़ने लगी। राज भी नेहा को अपनी तरफ बढ़ते देख स्माइल करते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है और खुद भी उसकी तरफ बढ़ने लगा। नेहा और राज के होठों आप में मिलते ही दोनों की पकड़ एक दूसरे पर कस गई। आखिरी ना जाने कितने दिनों बाद उन दोनों ने एक दूसरे के होठों को टेस्ट किया था। राज नेहा के होठों को अपने होठों के बीच दबा के उसे हल्के हल्के किस करने लगा। वहीं नेहा अपने हाथों को राज के कंधे से सरका के उसके बालों में घुमाने लगी और उसके होठों को चूमने लगी। राज नेहा को किस करते हुए अपने कदम आगे बढ़ाने लगा, वहीं नेहा राज के आगे बढ़ने पर अपने कदम पीछे खींचने लगी। राज नेहा को किस करते हुए बेड के करीब ले गया और उसे किस करते हुए ही बेड पर गिर गया। इस बीच उन दोनों की किस में 1 मिनट का ब्रेक नहीं हुआ। राज नेहा के ऊपर आते हुए उसके होठों को अब पैशनेटली किस करने लगा और अपने हाथों को उसकी बॉडी पर घुमाते हुए अपने कपड़े खोलने की कोशिश करने लगा। वो दोनों अभी एक दूसरे को किस करते हुए आगे बढ़ते उससे पहले अचानक उनके कमरे का डोर ओपन हुआ और रानिया भाग के अंदर आ गई। डैडी! रानिया की आवाज कानों में पड़ते ही राज और नेहा, जो एक दूसरे में खोने ही वाले थे, वो दोनों जगह पर जम गए। वो अपनी आंखें खोल के पहले एक दूसरे को देखते हैं, फिर अपना सर घुमा के रानिया को, जो अब रोने के लिए तैयार खड़ी थी। रानिया को रोने के लिए तैयार होते देख राज जल्दी से नेहा के ऊपर से उठा और सीधा खड़ा होके कुछ बोल पाता उसे पहले ही रानिया गला फाड़ के रोते हुए बोली, अन्न, मम्मा गंदी है, उन्होंने मेरे डैडी को किस किया अन्न। रानिया रोते हुए चिल्ला के बोली। वही रानिया के ऐसे चिल्ला के रोने पर नेहा भी जल्दी से सीधी खड़ी होके अपने कपड़े ठीक करके जैसे ही रानिया की तरफ बढ़ने को हुई, रानिया रोते हुए रूम से रोते हुए भाग के निकल गई। रानिया, रुको, वहाँ कहाँ जा रही हो? राज और नेहा रानिया को बाहर की तरफ जाते देख उसके पीछे भागते हुए बोले, लेकिन रनिया वो कहाँ इन दोनों के हाथ आने वाली थी। वो हवा की तरफ भाग के जल्दी से नीचे पहुंच गई और अपनी दादी के पास जाकर उनकी गोद में चढ़ गई। रानिया, बच्चे क्या हुआ, आप रो क्यों रही हो? रानिया को रोता देख जानकी जी पूछती है। जानबी जी अभी पूछ ही रही थी, तब तक राज और नेहा भी भाग के नीचे आ गए। दादी, मम्मा गंदी, उन्होंने मेरे डैडी को किस किया। रानिया अब उनसे कभी बात नहीं करती, रानिया उनसे गुस्सा है। रानिया रोते हुए बोली। क्या? रानिया जो रो रही थी उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि रानिया ने क्या कहा। आपको पता है, जब मैं उपल कमले गई थी तब डैडी मम्मा के उपल लेते थे
और उन्हें किस्सी कल रहे थे। रानिया वापस रोते हुए बोली। रानिया के इतना बोलते ही राज और नेहा की आंखें बड़ी हो गई। उन दोनों का मन कहीं जाके चुप जाने का हुआ। वही जानकी जी रानिया की बात सुन अपना सर घुमा के सीढ़ियों के पास खड़े नेहा और राज को देखने लगी, जो शर्म से अपना सर झुका के खड़े थे। राज और नेहा को ऐसे खड़ा देख जानकी जी अपना सर झुका के मुस्कुरा दी और रानिया को चुप करवाते हुए बोली, रानिया बेटू ऐसे नहीं रोते। इतना बोलते हुए जानकी जी उसे चुप करवाती है और धीरे से उसके कान में बोली, रानिया बेटू आपको अपने लिए एक छोटू सा बेबी चाहिए ना? अपनी दादी की बात सुन रानिया अपनी आंसू भरी आंखों से उनकी तरफ देखने लगी, फिर धीरे से अपना सर हाँ में हिला देती है। रनिया की हाँ सुन सुजाता जी उसकी आंखों से आंसू साफ करते हुए धीरे से वापस बोली, तो आपके मम्मा डैडी आपके लिए एक छोटू सा बेबी लाने की तैयार कर रहे हैं। अगर आप अपने मम्मा डैडी को अकेले में टाइम स्पेंड नहीं करने दोगी तो आपके पास छोटू बेबी कैसे आएगा? ओह, मम्मा डैडी के अकेले टाइम स्पेंड करने से बेबी आएगा? रानिया अपने आंसू पोंछते हुए बोली। हाँ, इसीलिए तो मैं आपसे बोलती हूँ, आप मेरे पास सोया करो, फिर जल्दी ही हमारे पास क्यूट सा छोटू सा बेबी आ जाएगा। जानकी जी रानिया को समझाते बोली। सुजाता जी की बात सुन रानिया के होठों पर स्माइल आ गई। सच्ची दादी आपके पास सोने से मेरे पास छोटू बेबी आएगा। रानिया ने ये बात थोड़ी तेज आवाज में कही थी, जिसकी वजह से सीढ़ियों के पास खड़े नेहा और राज ने उसकी बात सुन ली और वो दोनों अब उन दादी और पोती को देखने लगी। हाँ, अब प्रॉमिस करो आज से आप अपने डैडी और मम्मा के बजाय मेरे पास सोया करोगी। जानकी जी अपना एक हाथ आगे बढ़ा के बोली। सुजाता के हाथ आगे बढ़ाने पर रानिया खुश होके उनके हाथ पर अपना हाथ रख देती ही और प्रॉमिस करके बोली, प्रोमिस्ड दादी में आज से आप पास सोया करूंगी। फिर नेहा और राज की तरफ पटल के मम्मा डैडी अब से मैं दादी के पास सोया करूंगी, तो आप लोग मुझे एक क्यूट सा बेबी लाके दोगे ना? रानिया की बात सुनके जहां नेहा का चेहरा लाल पड़ने लगा, वहीं राज अपना मुंह बना के बोला, मॉम आप इसे कुछ भी मत बोला कि ये आपको मालूम है ये फिर उस चीज के किए जिद लेकर बैठ जाती है। राज की बात सुन जानकी जी एक नजर उसे देख रानिया के साथ बात करते हुए बोली, हाँ तो अब रानिया 2 साल की हो है, अब तुम लोगों को नहीं लगता घर में एक और बेबी आ जाना चाहिए? ओह, लेकिन मॉम बस अब तो रानिया को भी एक छोटा भाई चाहिए। आज से रानिया मेरे पास सोएगी, फिर रानिया का छोटा भाई आएगा। ये जानकी जी रानिया के हाथ पकड़ खुश होके बोली। वही अपनी माँ की बात सुन अब राज भी कुछ नहीं बोला। वो एक नजर नेहा की तरफ देखता है, जिसका चेहरा शर्म से लाल पड़ रहा था। थोड़ी देर में राज और नेहा वापस कमरे में चले गए और खुद का हुलिया ठीक करके और तैयार होके नीचे आए और जानकी के साथ मिलकर ब्रेकफास्ट किया। और थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट करने के बाद राज और नेहा अपने अपने काम पर निकल गए और रानिया जानकी जी घर पर ही रह के अपना टाइम पास करने लगी। CH 249 श्रेय का अधीर को परेशान करना। रानिया की बात सुनके जहां नेहा का चेहरा लाल पड़ने लगा, वहीं राज अपना मुंह बना के बोला, मॉम आप इसे कुछ भी मत बोला कि ये आपको मालूम है ये फिर उस चीज के किए जिद लेकर बैठ जाती है। राज की बात सुन जानकी जी एक नजर उसे देख रानिया के साथ बात करते हुए बोली, हाँ तो अब रानिया 2 साल की हो है, अब तुम लोगों को नहीं लगता घर में एक और बेबी आ जाना चाहिए? ओह, लेकिन मॉम बस अब तो रानिया को भी एक छोटा भाई चाहिए। आज से रानिया मेरे पास सोएगी, फिर रानिया का छोटा भाई आएगा। ये जानकी जी रानिया के हाथ पकड़ खुश होके बोली। वही अपनी माँ की बात सुन अब राज भी कुछ नहीं बोला। वो एक नजर नेहा की तरफ देखता है, जिसका चेहरा शर्म से लाल पड़ रहा था। थोड़ी देर में राज और नेहा वापस कमरे में चले गए और खुद का हुलिया ठीक करके और तैयार होके नीचे आए और जानकी के साथ मिलकर ब्रेकफास्ट किया। और थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट करने के बाद राज और नेहा अपने अपने काम पर निकल गए और रानिया जानकी जी घर पर ही रह के अपना टाइम पास करने लगी। आगे आज का दिन सभी का ऐसा ही निकला सिवाय श्रेया का। उसका मन बहुत खराब था अधीर के जाने की। खराब सुन के उसने आज सारा दिन अपने कमरे में रह के अधीर की पैकिंग की और खुद को उसमें बिजी रखा। शाम को वो श्रद्धिर को लेकर नीचे आई
और रूही के साथ किचन में मिलके डिनर बनाने लगी। शाम के करीब 7 बजे रोहन अकेला घर वापस आया। रोहन को अकेले वापस आया देख श्रेया एक नज़र डोर की तरफ देख रोहन से आंखों से ही इशारा करके अधीर के बारे में पूछती है, जिसपे रोहन उसे इशारे से ही बताता है कि अधीर थोड़ी देर में आने वाला है। रोहन फ्रेश होके नीचे आया और अपनी जगह पर बैठ गया। दादी रूही और श्रेया ये भी अपनी अपनी जगह पर बैठ के थोड़ी देर तक अधीर की वेट करते हैं, लेकिन अधीर जब नहीं आया सब डिनर स्टार्ट कर देते हैं सिवाय श्रेया के। सभी अभी डिनर कर ही रहे थे, तभी अधीर हॉल से अंदर आते हुए एक नज़र सभी को देखता है और ऊपर की तरफ चला जाता है। अधीर की ऐसे जाने पर कोई कुछ नहीं बोला। वही थोड़ी देर में एक सर्वेंट अपने हाथों में एक ट्रे लाकर रिस्पेक्टफुली श्रेया से बोला, मेम सर ने अपना डिनर ऊपर लाने को कहा है और उन्होंने ये भी कहा है कि आप में डिनर ऊपर लेकर आए। उस सर्जेंट की बात सुन श्रेया अपना सर घुमा के सभी की तरफ देखती है, जो अपना सर नीचे किए धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे। सभी को ऐसे मुस्कुराते देख श्रेया अपनी आंखें मीच में मन में बोली, ये भी ना, इन्हें मालूम था मैं सभी के साथ बैठ के डिनर कर रही हूँ। ये कौन सा तरीका है बुलाने का इन्हें, तो आज मैं छोड़ूंगी नहीं। श्रेया बेटा, अधीर तुम्हारा वेट कर रहा होगा, जाओ उसका डिनर ऊपर ले जाओ। श्रेया को अपनी जगह से उठते ना देख दादी बोली। दादी की बात सुन श्रेया धीरे से अपना सर उठा के दादी बोली, ले लेकिन दादी मैं आप सबके साथ डिनर कर रही हूँ तो। इतना बोल के श्रेया चुप हो गई। श्रेया की बात सुन दादी और टेबल पर बैठे रोहन और रूही तीनों मुस्कुरा दिए। कोई बात नहीं बेटा, तुम रोज हमारे साथ करती हो, और वैसे भी कल अधीर अमेरिका जा रहा है, वो तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है तो तुम जाओ। और हाँ, आज श्रद्धिर मेरे पास सोएगा, काफी दिन हो गए वो मेरे पास नहीं सोया, तो तुम उसका मिल्क सिपर मेरे रूम में भिजवा देना, दादी वापस बोली। वही दादी के अकेले टाइम स्पेंड वाली बात सुनके श्रेया का चेहरा लाल पड़ने लगा और थोड़ी देर वैसे ही बैठने के बाद वो अपनी जगह से उठी और उसे सर्वेंट के हाथों से ट्रे लेकर ऊपर की तरफ चली गई। श्रेया के जाने के बाद रोहन दादी की तरफ देखकर मुस्कुरा के बोला, वैसे दादी आपने रेहान को भी काफी दिनों से अपने पास नहीं सुलाया, मैं क्या सोच रहा था, आप आज उसे भी अपने पास सुला लो। रोहन की बात सुन दादी रोहन को घूरने लगी, तुझे थोड़ी भी शर्म आती है नालायक। दादी रोहन को घूर के बोली, अब इसमें शर्म वाली कौन सी बात हो गई, मैं तो बस बोल रहा हूँ, अगर नहीं सुलाना तो मना कर दो, रोहन मुंह बना के बोला। रोहन के मुंह बनते देख दादी अपनी प्लेट से चावल की एक चम्मच खाते हुए बोली, ठीक है फिर रूही, तुम रेहान को लेकर आज मेरे कमरे में ही सो जाना, वैसे भी काफी दिन हो गए मैंने तुमसे ठीक से बात भी नहीं कर पाई, तो आज रात तुम मेरे पास ही सो। श्रेया के ऐसे बैठने पर अधीर अपने लैपटॉप को बंद करके उसके बालों में अपना हाथ फेरते हुए प्यार से बोला, आज तुम्हारे हाथों से खाना खाने का दिल था इसलिए नहीं आया। अधीर के ऐसे बोलने पर श्रेया अपना सर उठा के अधीर की तरफ देखती ही, जो उसकी तरफ ही प्यार से देख रहा था। मत जाइए ना, आपके बिना एक दिन मुश्किल से कटता है, 3 महीने मैं सोच भी नहीं सकती आपके बगैर, श्रेया धीरे से बोली। श्रेया के ऐसे बोलने पर अधीर कुछ पल उसकी आंखों में देखता है, फिर उसे अपना हाथ आजाद करवाते हुए बोला, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले डिनर करते करते हैं, बहुत भूख लगी है। इतना बोलते हुए अधीर खाने की प्लेट को अपनी तरफ सरकते हुए उसके ऊपर रखी ट्रे को हटा देता है। उस प्लेट में 2 लोगों का खाना था, जो शायद अधीर ने श्रेया और अपने लिए मंगवाया था। अधीर प्लेट को अपनी तरफ करके उसमें से एक निवाला बना के श्रेया के होठों की तरफ लेकर गया, लेकिन श्रेया के चेहरे को देखकर उसकी बोहें सिकुड़ गई, क्योंकि इस वक्त श्रेया की आंखों में आंसू आ चुके थे, जिन्हें देख अधीर अपने हाथ में पकड़े निवाले को बापड़ प्लेट में रखते हुए बोला, बेबी प्लीज डोंट क्राई, यू नो मैं दुनिया में कुछ भी सहन कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं। अधीर श्रेया के आंसू पोंछते हुए बोला, झूठ मत बोलिए, मुझे अब आपकी बात ही नहीं सुननी, अगर इतना प्यार करते हो तो मत जाइए ना, छोड़ के श्रेया रोते हुए बोली, बेबी मैंने कल भी बताया था, अगर ये काम इम्पोर्टेड नहीं होता मैं नहीं जाता, प्लीज बेबी ट्राई टू भी अंडरस्टैंड, अगर तुम ही ये नहीं समझोगी तो मैं किसी से क्या ही उम्मीद करूंगा जान।
अधीर श्रेया के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए बोला। अधीर की बात सुन श्रेया का रोना और बढ़ गया। वही अधीर कुछ पल तक श्रेया को देखता है, जिसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। ठीक है, अगर तुम नहीं चाहती तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन एक बात याद रखना बेबी, अगर इस बार में नहीं गया तो मेरे हाथों से वो चीज छूट जाएगी जिसके लिए मैं पिछले 10 सालों से कोशिश कर रहा हूँ। श्रेया को रोते देख अधीर थोड़ा सीरियस होके उसे देखते जाना। दोनों दादी बेटी मिलके खूब बातें करेंगे। नो बिल्कुल नहीं। दादी की बात खत्म होते ही रोहन एकदम से चिल्ला के बोला। रोहन के ऐसे चिल्लाने पर दादी और रूही उसे देखने लगी तो रोहन वापस बोला, मेरा मतलब दादी, आप रूही को अपने पास मत सुलाइए, ये सोते वक्त बहुत खराटे मारती है, आपको सारी रात सोने भी नहीं देगी। क्या मैं कब खर्टी मारती हूँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में झूठ बोलने की? रोहन की बात सुन इस बार चिल्लाने की बारी रूही की थी। वही रूही के ऐसे चिल्लाने पर रोहन बेचारी शकल बना के उसे आंखों से कुछ इशारे करता है, लेकिन अब रूही कहा उसकी सुनने वाली थी। वो रोहन को घूरते हुए बोली, दादी आज मैं आपके पास सोऊंगी, जरा मैं भी तो देख मैं कितने खटारे मारती हूँ। रूही की बात सुन रोहन की रोनी शकल बन गई। वो रोनी शकल बना के बोला, लेकिन बेबी मुझे तो तुम्हारे बिना नींद। चुप, अगर अब आगे कुछ और कहा ना तो सोच लेना, अगले 1 महीने तक मैं दादी के कमरे में सोऊंगी, फिर बैठे रहना। रूही रोहन के कुछ बोलने से पहले उसे चुप करते हुए बोली। वही रूही की धमकी सुन अब रोहन अपने मुंह पर उंगली रख लेता है और चुप होके अपना सर नामे हिला देता है। उन दोनों को लड़ते देख दादी हंस रही थी। वही बेचारा रोहन अब ये सोच के दुखी हो रहा था, उसने मुंह ही क्यों खोला। वही ऊपर श्रेया जब कमरे में आई तब उसकी नज़र सोफे पर सिर्फ एक टोबल पहने लैपटॉप पर अपनी उंगलियां नचाते हुए अधीर पर पड़ी। अधीर ने इस वक्त एक वाट टोबल अपनी कमर पर बांधे अपर नेक बैठा अपने लैपटॉप में नजरें गड़ाए हुए थे। अधीर के ऊपर कपड़े न पहने की वजह से उसकी गोरी और मस्क्यूलर बॉडी इस वक्त श्रेया के सामने थी, जिसे श्रेया एक टक देखते हुए अधीर की तरफ बढ़ रही थी। श्रेया अपने हाथों में पकड़ी खाने की ट्रे को टेबल पर रखते हुए अधीर के करीब सोफे पर बैठ गई। वही अधीर जो लैपटॉप में बिजी थी, श्रेया के अपने करीब बैठने पर उसका ध्यान श्रेया पर गया, जो उसकी एक बाजू पर अपने दोनों हाथ लपेट के उसके कंधे पर सर टिका के धीरे से बोली, आप डिनर करने के लिए नीचे क्यों नहीं आए? हुए बोला। अचानक अधीर की आवाज में आए बदलाव को बाप के श्रेया अपना सर उठा के अधीर की तरफ देखती है, जहां वो उसे बहुत सीरियसली देख रहा था। श्रेया को अपनी तरफ देखता देख अधीर अपना सर हाँ में हिलाते हुए बोला, हाँ बेबी 10 सालों से मैं जिसके पीछे हूँ वो मुझे मिल रहा है, लेकिन अगर तुम नहीं चाहती मैं फिर भी अमेरिका जाओ तो मैं नहीं जाऊंगा। अधीर की बात सुने अब श्रेया का धीरे धीरे रोना कम हो रहा था। वो अधीर की टोन सुन के उसे समझ आ रहा था अधीर के लिए अमेरिका जाना कितना जरूरी है, वरना उसके एक बार बुलाने पर जो अधीर करोड़ों की मीटिंग छोड़ के आ जाया करता है, आज उसके इतना रोना पर भी वो अमेरिका जाने का प्लान कैंसिल नहीं कर रहा था। ये श्रेया के लिए बहुत बड़ी बात थी कि क्या आपके लिए अमेरिका जाना इतना जरूरी है? श्रेया बोली, यस बेबी, अगर ये इम्पोर्टेंट नहीं होता तो मैं कभी तुम्हें श्रद्धिर को दादी रोहन एवन में किसी को छोड़ के नहीं जाता। अधीर वापस श्रेया के चेहरे को अपने हाथों में भर के बोला, लेकिन 3 महीने मैं आपके बगैर कैसे रहूंगी? श्रेया वापस बोली, बेबी 3 महीने फिक्स नहीं है, मैंने कहा था मैं 3 दिन में भी वापस आ सकता हूँ, 3 हफ्तों में और 3 महीने में, इसमें मेरा कोई टाइम फिक्स नहीं है जान। अधीर श्रेया को समझा के बोला। अधीर के थोड़ा समझाने पर अब श्रेया अधीर के जाने के लिए मान गई। अब श्रेया अधीर को अपने हाथों से डिनर करवाती है और अधीर श्रेया को डिनर करवाने के बाद श्रेया झूठे बर्तन नीचे रख के आई और दादी के कमरे में गई, जहां रूही, रेहान, श्रद्धिर और दादी चारों एक बेड पर लेटे मस्ती कर रहे थे। सभी को दादी के कमरे में देख श्रेय थोड़ी देर वहां बैठ के श्रद्धिर की शिपर दादी के रूम में रख के अपने कमरे में वापस गई तो उसने देखा अधीर बेड पर लेटा अपना फोन यूज करते हुए उसका ही वेट कर रहा था।
अधीर को खुद का बबेट करते देख श्रेया मुस्कुराते हुए कमरे का डोर अंदर से लॉक करती ही और एक नज़र बेड पर लेटे अधीर को देखने के बाद खुद क्लोसेट में चली जाती है। करीब 10 मिनट बाद क्लोसेट का डोर ओपन हुआ और श्रेया क्लोसेट से बाहर आई। श्रेया के बाहर आते देख अधीर, जो अपना फोन चला रहा था, वो अपनी नजरें उठा के श्रेया की तरफ देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। डार्क मेहरून सिल्क नाइटी पहने श्रेया, जो उसकी थाइस तक आ रही थी, इस वक्त अपने बालों को खुला छोड़ रखा था। वो क्लोसेट से निकल के एक नज़र टेढ़ी करके अधीर को देखती है और सीधी ड्रेसिंग टेबल के पास जाकर खड़ी हो जाती है। वही अधीर, उसकी नजरें तो अब मानो श्रेया पर अटक गई थी। वो बिना पलके झपकाए एक टक श्रेया को देख रहा था। वही श्रेया ड्रेसिंग टेबल के पास जाकर मिरर से बेड पर लेटे अधीर को देखती है, जिसने अभी तक अपने कपड़े नहीं पहने थे। श्रेया अधीर को देख अपने चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आके टेबल से बॉडी लोशन लेकर अपने एक पैर आगे करते हुए उस पे बहुत ही सेंसिटिवली बॉडी लोशन अप्लाई करने लगी। वही अधीर, जो बेड पर बैठा श्रेया को देख रहा था, श्रेया को उसकी बॉडी पर बॉडी लोशन लगाते देख उसका तो गला सूखने लगा था। अधीर को सब समझ आ रहा था कि श्रेया सिर्फ उसे छिड़ा रही है, लेकिन फिर भी श्रेया की इतनी सिडेक्टिव एक्टिविटीज देखकर अधीर की बॉडी गर्म होना शुरू हो गई थी। उसकी बॉडी में बदलाव होने शुरू हो गए, जिसके चलते वो अपनी नजरें श्रेया से हटा के अपनी कमर पर डले ब्लैंकेट को देखता है, जहां उसे बीच में एक उभार दिखना शुरू हो गया था। उस जगह को देखकर अधीर जल्दी से अपने एक हाथ की मदद से उसे जगह को कवर करता है और वापस श्रेया की तरफ देखता है तो एक बार फिर अधीर का कंट्रोल उसे छूटता हुआ महसूस हुआ, क्योंकि सामने श्रेया अपने सारे बाल एक तरफ करके अपनी डीप बैंक गले से अपनी पीठ पर बॉडी लोशन लगाने की कोशिश कर रही थी, जिसे देख एक बार फिर अधीर का गला सूखने लगा। उसे अपनी बॉडी में हो रहे बदलावों को साफ साफ महसूस करके उसकी बॉडी में गर्मी बढ़ रही थी। साथ ही अधीर की सांसें भी अब भारी होने लगी थी। उसकी नजरें श्रेया के चेहरे से होते हुए उसकी पीठ सरक के उसकी कमर और कमर से उसकी बैक पर जाके अटक गई। अधीर की आंखों में अब श्रेया को प्यार करने की खुमारी छाने लगी थी, जिसके चलते उसकी सांसें भी अब भारी होना शुरू हो गई थी। वही श्रेया, वो अपनी बॉडी पर बॉडी लोशन अप्लाई करते हुए मिरर से अधीर की हालत देख देख कर मुस्कुरा रही थी। वो काफी देर तक खुद को अधीर के सामने एक्सप्लोर करके अधीर के अरमानों को जगा रही थी, लेकिन उसके पास नहीं जा रही थी। CH 250 अधीर श्रेया रोमेंस। उस जगह को देखकर अधीर जल्दी से अपने एक हाथ की मदद से उसे जगह को कवर करता है और वापस श्रेया की तरफ देखता है तो एक बार फिर अधीर का कंट्रोल उसे छूटता हुआ महसूस हुआ, क्योंकि सामने श्रेया अपने सारे बाल एक तरफ करके अपनी डीप बैंक गले से अपनी पीठ पर बॉडी लोशन लगाने की कोशिश कर रही थी कि देख एक बार भी अधीर का गला सूखने लगा। उसे अपनी बॉडी में हो रहे बदलावों को साफ साफ महसूस करके उसकी बॉडी में गर्मी बढ़ रही थी। साथ ही अधीर की सांसें भी अब भारी होने लगी थी। उसकी नजरें श्रेया के चेहरे से होते हुए उसकी पीठ सरक के उसकी कमर और कमर से उसकी बैक पर जाके अटक गई। अधीर की आंखों में अब श्रेया को प्यार करने की खुमारी छाने लगी थी, जिसके चलते उसकी सांसें भी अब भारी होना शुरू हो गई थी। वही श्रेया, वो अपनी बॉडी पर बॉडी लोशन अप्लाई करते हुए मिरर से अधीर की हालत देख देख कर मुस्कुरा रही थी। वो काफी देर तक खुद को अधीर के सामने एक्सप्लोर करके अधीर के अरमानों को जगा रही थी, लेकिन उसके पास नहीं जा रही थी। आगे काफी देर तक श्रेया खुद को बिजी दिखाते हुए अधीर की शकल मिरर से देख रही थी, जिसके चेहरे पर भी अब उसे प्यार करने की खुमारी दिखने लगी थी। थोड़ी देर में श्रेया पूरी तैयार होके बेड की तरफ बढ़ी, जहां अधीर एक टक उसे ऊपर से नीचे तक देख रहा था। श्रेया इस वक्त अधीर पर ज्यादा ध्यान न देते हुए जाकर अपनी साइड खड़ी हो गई और ब्लैंकेट को हटाते हुए जैसे ही बेड पर आने को हुई, उसकी नजरें अधीर पर पड़ी, जो ब्लैंकेट के अंदर एकदम नेक्ड बैठा उसे ही देख रहा था। अधीर की बॉडी इस वक्त जिस पोजीशन में थी उसे देखकर श्रेया ब्लश करने लगी और वो जल्दी से अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर के बोली, धीर जी, ये क्या है, आपके कपड़े कहाँ है? ओह,
अधीर श्रेय को खुद को देखकर इतना शर्माते देख मुस्कुराया और बेशर्मी से बोला, इस वक्त कपड़े पहने का क्या काम, जब तो थोड़ी देर में उतरने ही है। अधीर की बात सुन श्रेया उसे एक नज़र घूर के बोली, क्या मतलब कपड़े उतरने वाले हैं, मुझे नींद आ रही है, तो जाकर कपड़े पहन के आइए। यार कैसी बता कर रही हो, मैं कल तुमसे दूर अमेरिका जा रहा हूँ। आज रात मेरा तुम्हें जी भर के प्यार करने का दिल है और तुम बोल रही हो नींद आ रही है, जाके कपड़े पहनो। नो वे। श्रेया की बात सुन अधीर बोला, हाँ तो मैं थोड़ी बोल रही हूँ, जाने को मत जाइए, अब हटिए, मुझे नींद आ रही है। इतना बोलते हुए श्रेया बिना अधीर पर ध्यान दिए अपनी जगह पर लेट गई और अधीर की तरफ पीट करके खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लेती है। श्रेया सिर्फ अधीर को छिड़ा रही थी, वरना उसका भी आज का इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ अधीर को प्यार करना था, लेकिन उसके दिमाग ने कहा कि चलो थोड़ी मस्ती हो जाए। श्रेया अभी मन ये यही सोचते हुए खुश हो ही रही थी, तभी उसे एक गर्म हाथ अपनी कमर पर फिल हुआ, जो उसकी कमर से सरकते हुए उसके पेट पर कस रहा था। साथ ही उसे अपने गले पर भी गर्म सांसों का एहसास होने लगा, जिसे महसूस करके वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। वही अधीर जो अब श्रेय के करीब आ रहा था, उसने अपने हाथों को श्रेया की कमर और पेट पर कस दिए थे। साथ ही उसने अपना चेहरे श्रेया के गले में छुपा लिए और अपने पैरों की मदद से श्रेया के पैरों पर अपना कब्जा जमा लिया। अधीर के पैरों के अपने पैरों में लिपटते पर अधीर की हार्ड बॉडी श्रेया को अपनी कमर से निचले पार्ट पर टच होते हुए महसूस होने लगी, जिसे महसूस करके श्रेया की धड़कन तेज हो गई। बीबी। अधीर श्रेया के गले में अपना चेहरा छुपाते हुए एकदम धीरे से बोला। अधीर के बुलाने पर श्रेया जवाब देती है, क्या सच में तुम्हें नींद आ रही है? अगर हाँ तो मैं आगे नहीं बढ़ेगा। अधीर श्रेया के गले में अपने होठ चला के बोला। वही अधीर के ऐसे पूछने पर श्रेया, जो आंखें बंद करके लेटी थी, वो झट से अपनी आंखें खोलती है और अपना चेहरा घुमा के अधीर की तरफ देखती है, जो अपनी आंखें मीचे उसे किसी बच्चे की तरह लिपट रहा था। अधीर को देखने के बाद श्रेया अपना हाथ आगे बढ़ा के उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए बोली, और अगर मैं मना करूं कि मुझे नींद नहीं आ रही तो? श्रेया के ऐसे बोलने पर अधीर अपनी आंख खोल के श्रेया की तरफ देखने लगा, जो मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा थी। श्रेया को मुस्कुराते देख अधीर के होठों पर भी स्माइल आ गई और बिना कोई जवाब दिए एकदम से आगे बढ़ के श्रेया के होठों पर अपने होठों को रख देता है और उसे किस करने लगता है। अधीर के अचानक किस करने पर श्रेया के होठों की स्माइल और बढ़ी हो गई और वो अधीर के चेहरे को अपने हाथों में भरे ही उसकी किस में उसका साथ देने लगी। वही अधीर के हाथ जानवी की कमर पर कसते हुए उसके होठों को चूम रहा था। करीब 10 मिनट की एक लॉन्ग डीप किस के बाद अधीर श्रेया के होठों से अपने होठों को दूर करता ही और उसके गले पे अपने होठों को फेरते हुए अपने हाथों की मदद से उसके कपड़े खोलने लगा। वही श्रेया अपनी गर्दन उठाए अपनी आंखें बंद करके उसकी किस को फिल करते हुए उसके बालों में अपने हाथ फेर रही थी। वही अधीर के हाथ श्रेय के नाइटी की नोट खोलते हुए उसकी नाइटी उसकी बॉडी से थोड़ी सरका देता है और उसकी बॉडी पर अपने हाथों को घुमाने लगा। अधीर श्रेया के गले से अपने होठों को फिरा के नीचे की तरफ बढ़ा और श्रेया की कॉलर बोन से होते हुए उसके सीने पर अपने होठ चलाने लगा। अधीर के होठों को अपने सीने पर चलते महसूस करके श्रेया की पकड़ अधीर के बालों में कस गई और वो गहरी गहरी सांस लेते हुए अधीर के होठों को अपने सीने चलते हुए महसूस कर रही थी। वही अधीर श्रेया के सीने पर अपने प्यार की निशानी छोड़ने के बाद नीचे की तरफ बढ़ा और श्रेया के पेट पर बेट किस करते हुए अपने हाथ उसके सीने पर कस देता है। श्रेय के गहरी गहरी सांस लेने की वजह से श्रेया का पेट बार बार ऊपर नीचे हो रहा था, जिसकी वजह से अधीर का चेहरा श्रेया के पेट में कभी अंदर जाता तो कभी बाहर, जिसमें अधीर को बड़ा मजा आ रहा था। काफी देर तक श्रेया के पट पर अपने होठों को फिराने के बाद अधीर और नीचे की तरफ बढ़ने को हुआ कि श्रेया एकदम से अपने पैरों को क्रॉस कर लेती है। श्रेया के ऐसे करने पर अधीर की बोहें आपस में मिल गई और वो अपना सर उठा के श्रेया की तरफ देखता है, जो अपनी आंखें नीचे गहरी गहरी सांसें ले रही थी।
व्हाट हैपन बेबी डॉट? अधीर श्रेया के चेहरे की तरफ देखते हुए बोला। पहले लाइट्स ऑफ कर दीजिए, श्रेया अपने शर्म से लाल पड़ रहे चेहरे के साथ धीरे से बोली। श्रेय के इतना बोलते ही अधीर के होठों पर नॉटी स्माइल आ गई और वो नौटिबे में अपने हाथ आगे बढ़ा के श्रेया की बॉडी को टच करते हुए शरारत से बोला, बेबी तुम तो ऐसे शर्मा रही हो जैसे मैंने इसे देखा ही ना हो। यार अब तो हमारा एक बेबी भी है, तो अब मुझसे किसी शर्म। अधीर के हाथ को अचानक अपनी बॉडी कर चलते महसूस करके और उसकी बात सुन के श्रेया अधीर के हाथ को वहां से हटाते हुए बोली, आपका पता नहीं, लेकिन मुझे शर्म आती है, मैं आपकी तरह बेशर्म थोड़ी हूँ जो कमरे में बिना कपड़े के घूमूं। श्रेया के ऐसे बोलने पर अधीर एकदम से हंस पड़ा और श्रेया के ऊपर सीधा होते हुए बोला, बेबी अगर मैंने ऐसी बेशर्मी नहीं दिखाई होती तो तुम आज भी एक छोटी सी बच्ची होती। देखो मेरी बेशर्मी की वजह से तुम कितनी बड़ी और खूबसूरत हो गई हो। अधीर ये सब बोलते हुए श्रेया के सीने से लेकर उसकी पूरी बॉडी को देख रहा था। वही अधीर की बातों का क्या मतलब है ये श्रेया समझ रही थी और उसकी नजरों को खुद को घूरता देख वो बेड से एक पिलो उठा के अधीर के मुंह पर मारते हुए बोली, आप बहुत बेशर्म हो। हूँ लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए इतना बोल के अधीर वापस श्रेया के ऊपर झुकने लगा कि श्रेया उसे रोककर वापस लाइट्स बंद करने को बोलती है, जिसपे अधीर कमांड से रूम की सारी लाइट्स बंद करवा देता है, सिर्फ एक येलो लाइट को छोड़ के। रूम की लाइट बंद होते ही अधीर अपने हाथ आगे बढ़ा के श्रेया के सारे कपड़े निकाल देता है और वापस उसके ऊपर झुक के उसे किस करने लगा। अधीर श्रेया के होठों को चूमने के बाद धीरे धीरे वापस नीचे तरफ बढ़ा और उसके पेट पर किस करते हुए श्रेया के बॉडी पार्ट पर जाके अपने होठों को रख देता है। अधीर के होठों को अपने बॉडी पार्ट पर फिल करते ही श्रेय एक गहरी सांस खींचते हुए अपने होठों को बिछ लेती है, साथ ही उसकी पकड़ अधीर के बालों में कस जाती है। वही अधीर अपने होठों को श्रेया की बॉडी पर फिराते हुए अपने दोनों हाथों को श्रेया के सीने पर कसे उसे किस करने लगा, जिसकी वजह से श्रेया बीच बीच में मौन करते हुए गहरी सांसें छोड़ रही थी। काफी देर तक श्रेया को किस करने के बाद अधीर अपना सर उठा के श्रेया की तरफ देखता है, जिसका चेहरा पसीने से भीगा एकदम लाल पड़ चुका था। श्रेया की सांसें बहुत भारी हो चुकी थी। वो लंबी लंबी सांस लेकर खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी। श्रेया की ऐसी हालत देख अधीर के होठों पर स्माइल आ गई और वो वापस ऊपर आते हुए श्रेया की बॉडी पर अपने होठों को फिराते हुए अपने बॉडी पार्ट को श्रेया की बॉडी से बार बार टच करने लगा। काफी देर तक श्रेया को किस करने के बाद अधीर एकदम से श्रेया के ऊपर से पलट के अपनी जगह पर लेट गया। वही श्रेय जो अधीर की किस में डूब रही थी, अधीर के अचानक अपने ऊपर से हटने पर वो अपना सर घुमा के अधीर की तरफ देखती है, जो अपने दोनों हाथों को अपने सर के नीचे दबाए उसकी तरफ ही देख रहा था। अधीर को अपनी तरफ देखता पाकर श्रेया आंखों से ही इशारा करके पूछती है, जैसे क्या हुआ? ओह! श्रेया का इशारा समझ के अधीर इशारे से उसे अपने बॉडी पार्ट की तरफ इशारा करता है, जैसे बोल रहा हो, अब तुम्हारी बारी। अधीर का इशारा देख और समझ के श्रेया बुरा सा मुंह बना के नामे सर हिला देती है और श्रेया के नामे सर हिलाने पर अधीर उसे आंख दिखा के बोला, बेबी दिस इस नोट फेयर, तुम हर बार ऐसा करती हो, लेकिन आज मैं नहीं मानने वाला, मुझे मेरा टर्न चाहिए। धीर जी आप भी जानते हो मुझे ये नहीं पसंद, ये मुझे बहुत बियर्ड लगता है, वोमिट फिल होती है। पिछली बार आपने फॉश किया था, उसके बाद क्या था, मेरी तबीयत ही बिगड़ गई थी। प्लीज इस बार नहीं, मैं नहीं चाहती आपके साथ मेरी ये लास्ट नाइट खराब हो। श्रेया इतना बोलते हुए खिसके अधीर से लिपट गई। वही श्रेया के मना करने पर अब अधीर का मुंह बन गया। तुमने मुझे प्रॉमिस किया था नेक्स्ट टाइम पक्का करोगी, लेकिन तुम अपनी बात से हर बार पलट जाती हो। तो ये कौन सा हम लास्ट टाइम कर रहे हैं? हमारी पूरी जिंदगी डली है, चाहे जब ट्राई कर लेंगे, फिलहाल आप अभी मुंह मत बनाइए ना प्लीज। ना जान। श्रेया इस बार बहुत क्यूट सा फ्रेज बना के बोली। श्रेया की बात सुन और उसका क्यूट सा फ्रेज देख अधीर कुछ पल उसे देखता है, फिर अपने होठों पर एक प्यारी सी स्माइल आके बोला, ठीक है, मैं जब अमेरिका से वापस आऊंगा तब हम ये ट्राई करूंगे। ओह! अधीर को वापस उसी बात पर आते देख श्रेया कुछ पल उसकी शकल देखती है,
फिर कुछ सोचते हुए अपना सर हाँ में हिला के मुस्कुरा देती है। श्रेया की हाँ सुन अधीर खुश हो गया और एक बार फिर वो एकदम से पलटा और श्रेया को मौका दिए बगैर उसके होठों पर टूट पड़ा। वही अधीर में वापस आए उतावलेपन को देखकर श्रेया के होठों पर स्माइल आ गई। अधीर श्रेया के होठों को किस करते हुए अब अपनी निचली बॉडी को धीरे धीरे श्रेया की निचली बॉडी से टच कर रहा था और एक टाइम ऐसा आया कि अधीर एक झटके के साथ श्रेया में समा गया, जिसकी वजह से श्रेया, जो अधीर की प्यारी प्यारी किस में खोई हुई थी, अधीर के अचानक ऐसा करने पर उसके नाखून अधीर के कंधों में धंस गए। वही अधीर अचानक ऐसे करने पर कुछ पल के लिए अपनी जगह पर रुक गया और श्रेया के होठों को प्यार से चूमते हुए उसकी बॉडी में उठा रहे दर्द को कम होने का इंतजार करने लगा। करीब 10 मिनट के भीतर ही अधीर को फील हुआ कि श्रेया के हाथ उसकी कमर पर सकते हुए उसकी पीठ पर घूम रहे ही साथ ही श्रेया के होठ उसके होठों को सक कर रहे थे। ये फील होते ही अधीर अब धीरे धीरे अपनी कमर को मूव करते हुए श्रेया को अपने प्यार के करने लगा। अधीर, जिसने अपने प्यार करने की स्पीड शुरुआत में बहुत धीमे धीमे रखी, बढ़ते टाइम के साथ अधीर के प्यार करने की स्पीड बढ़ती जा रही थी। लेकिन आज श्रेया को अधीर के प्यार करने की स्पीड से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके दिमाग में बस चल रहा था, वो था अधीर का उसे 3 महीने के लिए दूर जाना। वो आज रात अधीर की प्यार में इतना रंग जाना चाहती थी कि उसे अधीर से दूर रहने की हिम्मत मिले। श्रेया अपनी आंखें कस के नीचे अधीर की कमर पर अपने पैरों को लपेटे उसके बालों में अपने हाथ कसे थी। वही अधीर श्रेया को उसके कंधों से होल्ड किए लगातार अपना प्यार किए जा रहा था। काफी देर तक अधीर के पेसन को झेलते हुए श्रेया की आंख से एक आंसू की बूंद लुढ़क गई, लेकिन उसने इस बार ज्यादा ध्यान न देते हुए सिर्फ अधीर के प्यार को महसूस कर रही थी। आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। इसका अगला भाग कब आएगा, ये आपके रिएक्शन पर निर्भर करता है। आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। अगले भाग के लिए बने रहें। धन्यवाद।